सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय की क्लासेस के लिए लगातार आप लोग बोल रहे थे, तो यहाँ पे आज से आपको देखिए डेली मैथ की क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के, और पूरा चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा और प्रैक्टिस अधिक से अधिक कराऊंगा। ठीक है, तो कहीं भी कोई गुंजाइश ना रह जाए, अभी आपके पास समय है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझाते हुए हर एक चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जिन पे प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके के प्रश्न बनते हैं और जैसे प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको बस कॉपी पेन हाथ में रखना है और सारे क्वेश्चंस को करते हुए प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ चलना है, जिससे प्रैक्टिस जो रहेगी आपकी वही काम में आएगी आपके परीक्षा में। क्योंकि एक ही घंटे का समय आपको मिलता है, उसमें पूरे सिलेबस से प्रश्न आपको हल करने होते हैं, समय की कमी होती है। तो जब प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तभी आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और मैथ में जो काफी छूट जाता है आप लोगों का, अलग अलग मीडियम से आप लोग आते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो बाइलिंगुअल लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। चाहे जिस मीडियम के हो, आपको समझ में आएंगी चीजें और आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। इससे पहले भी मैंने पूरा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर वह क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं, अभी से आप पूरा सिलेबस कवर करके चल सकते हैं, या डेली क्लासेस के माध्यम से आप इन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। डेली मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगा, 7 से 8 बजे तक यह आपकी क्लासेस होंगी डेली। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके से देखिए, सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों को आप पढ़िए चैनल से। और पूरा जो कोर्स है आपका वह अवेलेबल है हमारे ऐप पे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे 4th सेमेस्टर कोर्स में इनरोल हो जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं और कहीं भी कोई एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है वहीं से प्रश्न आने हैं, तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी है कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आपके लिए पूरा कोर्स हमने रेडी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सिलेबस है आपका वह पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका वह है करणी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इन पे आधारित संक्रियाएं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि करणी क्या है, करणी क्या होती है, और किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, तथा इन पे आधारित संक्रियाएं, कैसे इन पे आधारित जो ऑपरेशंस हैं उनको आप परफॉर्म करोगे। तो चलिए देखते हैं। अब इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक जो है वह करणी और घातांक, सर्ड्स एंड इंडिसेस। अब देखिए, इसमें करणी और घातांक में जो बेसिक है घातांक है, ठीक है, और करणी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन अभी जब पढ़ लेंगे आप तो टफ नहीं लगेगा। और पहले जब आप घातांक समझे रहेंगे तो करणी आपको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पहले घातांक बता रहा हूँ। घातांक, इंडिसेस क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए, किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात के रूप में लिखा जाता है। जैसे अब 1000 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, या इसी को लिख सकते हैं 10 के घाते 3। ऐसे संख्या लिखेंगे 10 और थोड़ा सा ऊपर की तरफ 3 दिखा देंगे। इसका मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा। जहां भी 10 का 3 बार गुणा दिखेगा आपको, वहां पे आप 10 के घाते 3 लिख सकते हैं। या जहां पे 1000 दिखेगा वहां क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से 10 के घाते 3 में 10 आधार है। 10 क्या है, 10 के घाते 3 में 10 आधार, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और 3 उसकी घात या घातांक, जिसे इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से घातांक क्या हो गया,
किसी संख्या का निरूपण हो गया, किसी संख्या को दूसरे रूप में लिखना हो गया। ठीक है, जैसे अभी जो लेटर ए है उसको इस तरीके से कैपिटल में हम दिखाते हैं, स्मॉल में इस तरीके से दिखाते हैं। इसी तरीके से संख्या को, 1000 को इस तरीके से हमने दिखा दिया, इस तरीके से भी दिखा दिया, और घात के रूप में इस तरीके से 10 के घात 3 के रूप में दिखा दिया। तो ये लिखने का बस तरीका है जिससे चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब कहीं 1 के आगे 7 जीरो लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे सीधे 10 के घाते 7 लिख दोगे। तो इस तरीके से चीजें आसान हुई कि नहीं हुई? तो आसान हुई। तो इसी तरीके से अब घात आपने देख लिया कि किसी संख्या की घात क्या होती है, घातांक क्या होता है। अब घातांक के नियम देखिए अभिव्यक्तियों को हेर फेर करने के लिए घातांक के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। अब कहीं कुछ इक्वेशन है, कुछ ऑपरेशन हो रहा है और ढेर सारी संख्याएं ऐसी हैं जहां पे घात लगा हुआ है, तो वहां पे हम कैसे काम करते हैं, यही इसके नियम बताते हैं, घातांक के नियम। अब इसमें पहला जो नियम आता है वह किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य लिखा गया है तो उसका जो मान हो जाता है वह 1 हो जाता है। जैसे संख्या 7 है, अब 7 के घात में अगर शून्य लिख दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, या फिर 1 के घात में ही शून्य लिखा है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से 5 के घाते शून्य, 500 के घाते शून्य, 5000 के घाते शून्य, 5 करोड़ के घाते शून्य। तो कोई भी संख्या आ जाए, किसी की संख्या के घात में अगर शून्य लगा दिया गया है तो उसका मान क्या होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला नियम याद रखिएगा, किसी भी संख्या के घात में शून्य का मतलब होता है उस संख्या का मान 1। अब इसके बाद दूसरा नियम आप समझिए, किसी संख्या के घात में अगर ऋणात्मक घात है, किसी संख्या के घात में अगर कोई संख्या जो है वह ऋणात्मक घात है तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, जैसे अगर 3 के घाते ऋण 5 लिखा है तो इसको लिखा जा सकता है, 1/3 के घाते 5। जो घात हो जाएगी वह धनात्मक हो जाएगी, बटे में जाते ही घात जो हो जाएगी वह धनात्मक हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, a के घाते ऋण m बराबर 1/a के घाते m। ठीक है, तो इसको इतना लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद तीसरा जो नियम कहता है वह a के घाते m गुणे a के घाते n बराबर होता है a के घात में m धन n। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह a है, दोनों जगह क्या है? a है। यहाँ पे a की घात m है और गुणे a की घात ही n है, यानी कि आधार समान है। यानी कि इस तरीके से आप समझिए कि 5 के घात में 3 लिखा गया है और गुणे में 5 के ही घात में कोई दूसरी संख्या है जैसे 7, तो ये क्या हो जाएगा? 5 के घात में 3 धन 7 इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 के घाते 10। सीधे सीधे इस तरीके से ये सॉल्व होके आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आधार समान है और गुणा हो रहा है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। यह तीसरा नियम कहता है घातांक का। अब चौथा नियम देखिए, अगर a के घाते m है भागा a के घाते n है, मतलब कोई संख्या a के घाते m है उसमें भाग दिया जा रहा है एक संख्या a के घाते n से, तो इसको कितना लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है a के घाते m-n, मतलब कि जिससे भाग हो रहा है उसकी घात जो होती है वह घट जाती है। जैसे 17 के घाते 5 लिखा हो फिर भागा 17 के घाते 4 लिखा हो, तो ये कितना हो जाएगा? 17 के घाते 5 ऋण 4, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे 17 की घात 1 बचेगा, जिसका मतलब होता है 17 का एक बार गुणा, यानी किसी भी संख्या के घात में 1 का मतलब होता है उसी संख्या का मान। ठीक है, 1 का मतलब एक बार गुणा, तो एक बार गुणा मतलब कि वही संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे। ये चौथा नियम है। इसके बाद देखिए पांचवा नियम क्या कहता है कि कोई संख्या है जैसे 3, इसके घात में 2 है
और फिर इसके घात में 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे a के घाते m है और उसके घाते अगर n है तो ये हो जाता है a के घात में m इंटू n, यानी 3 के घात में 2 गुणे 4, 3 के घात पे 8। तो इस तरीके से ये वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे अगर घात के ऊपर घात है, अगर किसी संख्या के घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 के घाते 2 था, फिर उस पे घात 4 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की घात में इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 के घाते 8। तो इस तरीके से यह भी नियम आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए 6वां नियम है a के घाते m बटे n। अगर a के घात में 3/2 इस तरीके से है तो इसका मतलब हो जाता है a के घाते m बाई n का मतलब होता है करणी। अब ये आपको करणी जो है यह समझ में आएगा जब अभी हम करणी पढ़ेंगे। ठीक है, किसी संख्या के घात में, अब देखिए ये इस तरीके से हो जाता है, m बाई n जो लिखा है, a की घात में m बाई n जो लिखा है उसको लिख सकते हैं a के घाते m गुणे 1/n। अब ये क्या हो जाएगा, जो 1/n है वह n की घात, n की करणी बन जाएगी, n घात की करणी बन जाएगी और ये करणी में बच जाएगा a के घाते m। तो इस तरीके से ये एक नियम ये भी होता है 6वां नियम। अभी यह जब आप करणी पढ़ लोगे तो यह नियम आपको और समझ में आएगा। अब देखिए घातांक आपने जान लिया घातांक क्या होता है और घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं यह आपने देखा। अब इन सभी पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब सभी प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ, आपकी प्रैक्टिस के साथ ये नियम आपको खुद ब खुद हैबिट में आ जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए करणी, सर्ड्स, घातांक हमने देख लिया। अब हमको देखना करणी क्या होती है। तो किसी वास्तविक धन, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 राशि के मूल को करणी कहते हैं यदि इसके मान को पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके। ठीक है, तो किसी राशि के, यहाँ पे आप देखिए किसी संख्या, एक तरीके से आप समझिए किसी संख्या का जो मूल होता है उसको हम क्या कहते हैं, करणी। अब मूल का मतलब क्या है, मूल का मतलब हो गया कि वह संख्या, मूल का मतलब आप शाब्दिक अर्थ क्या समझते हैं, जहां से वह संख्या निकल के आ रही है। तो किसी संख्या का अगर हम लोग मूल देखना चाहें कि वह संख्या कहां से आई है, अब कहां से आई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मूल, अब मूल डिपेंड करता है कि कौन सा कौथवा मूल हम ले रहे हैं। जैसे जो मूल होता है, जो मूल हम लोग लेते हैं वह घात पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा घातांक, तो उसमें कई सारी घातें होती हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 होता है, 4 होता है। जिस तरीके से जितनी बार संख्या का गुणा होता है उतनी ही घात होती है। और यही मूल में भी होता है, करणी में भी होता है। जो हमको संख्या देखनी होती है कि कौथवा मूल है, वही मूल की करणी की वही घात होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए जैसे लिखा है √2, करणी में 2 लिखा है, करणी में 5 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए करणी की घात 3 और करणी में 17 लिखा है, और यहाँ पे देखिए करणी की घात n और करणी में x लिखा है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी करणी हैं। अब देखिए करणी को प्रदर्शित करने के लिए मूल सूचक चिन्ह जो होता है वह यही होता है, ये करणी का चिन्ह हो गया और यहाँ पे n जो हो गया वह करणी की घात हो गई, का प्रयोग होता है। करणी को प्रदर्शित करने के लिए इसी चिन्ह का प्रयोग होता है और यहाँ पे संख्या लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पे माना n करणी x एक करणीगत संख्या है, इसका आधार अर्थात x करणीगत राशि कहलाती है। अब ये देखिए करणी लगा हुआ है और इसमें x लिखा हुआ है, तो इस x को क्या कहते हैं, करणीगत राशि कहते हैं। तथा n करणी का
घातांक कहलाता है, करनी की घात कहलाता है। करनी में n का मान कुछ ना दिया होने पर 2 मानते हैं। अगर कहीं पे करनी, यहाँ पे देखिए जैसे √5 में करनी की घात, यहाँ पे n की जगह कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे अगर n की जगह कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करनी की घात कितनी है? 2। अब करनी की घात 2 होने का मतलब क्या है? जैसे ये √5 कहीं पे अगर लिखा है तो इसका मतलब हो गया करनी में 5। करनी में 5 का मतलब क्या होता है? करनी के 5 का मान क्या निकल के आता है? तो करनी में 5 का मान, अब घात यहाँ पे आप समझ गए कि 2 होता है, अगर नहीं लिखा है तो 2 होता है। मतलब कि वह कौन सी संख्या है जिसका हम 2 बार गुणा करें तो मान 5 आ जाए। यहीं पे जो x का मान होता है वही इस करनी का मान होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ये √5 का जो मान होगा x, वह क्या होगा? x गुणे x बराबर 5 होगा, और x का मान यहाँ से जो भी आएगा वही क्या हो जाता है? वही इस करनी 5 का मान हो जाता है। और यहीं पे अगर करनी की यही 5 लिखा होता और करनी के घात में 3 लिखा होता तो वह संख्या जिसका 3 बार गुणा करने पे मान 5 आए, वह संख्या इस करनी का मान हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप करनी को समझ पा रहे होंगे। अब करनी के नियम समझिए। करनी के भी नियम होते हैं। तो पहला नियम जो है करनी का, वह अगर n करनी है, करनी की घात n है और करनी में a लिखा गया है और पूरे के घात में फिर n है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब करनी जो है वह हट जाती है और संख्या को जस का तस लिख दिया जाता है। जो करणीगत राशि होती है वह, उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अब देखिए आप, करनी की घात 3 और करनी में 64 का मान ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट ऑफ 64 का मान निकालना है। तो अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 64, अब 64 को कितना लिख सकते हैं? 64 को 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 4 टू द पावर 3। ठीक है, घनमूल किसका? 4 के घाते 3 का। 4 के घाते 3 का घनमूल निकालना है। अब देखिए, तो अब 4 के घाते 3 यहाँ पे, जैसे 4 का 3 बार गुणा है तो करनी में ही 4 के घाते 3 लिख दिया गया। अब 4 के घाते 3 और फिर घात में है क्या? जब करनी की घात 3 है तो इसका मतलब होता है 1/3। किसी जो भी करणीगत राशि है, अगर x है तो x के घाते 1/3। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो इस तरीके से करनी को हटा के हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं घात में। अब देखिए 1/3 घात में लिख दिया, तो यहाँ पे घात के ऊपर घात हो गया। तो घात के ऊपर अगर घात होता है तो अभी आपने घातांक के नियम में पढ़ा था, अगर a के पावर m के पावर n हो तो उसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। तो वही यहाँ पे करेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 4 के घाते 3/3 और 4 के घाते 1, और 4 के घाते 1 किसी भी संख्या के घात में 1 का मतलब उसी संख्या का मान। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4। तो इस तरीके से अगर देखिए कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या करनी में दी गई है और जो करनी की घात है और वही घात जो है वह करणीगत संख्या की है, तो सीधे सीधे करनी हट जाती है। ठीक है, यहीं पे ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर करनी की घात n हो और a की घात भी n हो तो सीधे सीधे यह a जो हो जाएगा वह इसका मान a आ जाएगा। ठीक है, तो यह भी नियम है और यह भी नियम आप याद रख सकते हैं। यह आपका पहला नियम हो गया। अब इसके बाद दूसरा नियम या दूसरा प्रश्न ही इस पे पहले देख लेते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 5 है, घनमूल करनी की घात 3 है और फिर पूरे के घात 3 है का मान निकालना है। तो देखिए करनी की जो घात 3 है उसको कितना लिख सकते हैं? 5 के घात में 1/3 लिखा जा सकता है और पूरे के घात में 3 है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 5 के घाते 1, 5 के घाते 1 बराबर 5। तो इस तरीके से ये आपका करनी का पहला नियम हो गया। ठीक है,
करणी आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अब देखिए दूसरा क्या है कि करणी में अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है। करणी का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया है। करणी किसी संख्या पे, जैसे यहाँ पे √18 पे करणी लगी हुई है, तो इसका हम लोग मान निकालते हैं, इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। अब कई संख्याओं का मान निकल जाता है, जैसे करणी में 4 है तो इसका मान किस तरीके से निकल जाता है, करणी में 2 × 2 हो जाता है और फिर करणी में 2 के घाते 2, और यहाँ करणी की भी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ से करणी हट जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि √4 का मान कितना आ गया, 2। यानी कि वह कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पे 4 आता है, तो वह संख्या 2 है। ठीक है, तो करणी जिसकी घात 2 है उसका मतलब क्या है, उसके अंतर्गत जो संख्या है उस संख्या को हम किस संख्या का 2 बार गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर n होता तो वह कौन सी संख्या है जिसका n बार गुणा करके हम 4 प्राप्त कर सकते हैं, वही इसका मान आता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि करणी का शाब्दिक मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम नियमों को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से अगर करणी में कुछ संख्या दी हो या आपको कहीं किसी तरीके से सॉल्व करना हो तो किस प्रकार से आप नियमों का सहारा, इन्हीं नियमों पे प्रश्न हल होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए करणी है, करणी की घात n है और करणी के अंदर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, a × b हो रहा है। तो जब गुणा होता है तो इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, वही करणी की घात दोनों जगह रखते हुए, जैसे n करणी a और इंटू n करणी b, इसको लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब जैसे यहीं पे √18 का मान ज्ञात करो तो इसको कितना लिखा जा सकता है, 18 को 9 × 2 लिखा जा सकता है करणी में। अब इसी करणी को अलग अलग कर दीजिए, करणी की घात 2 है, यहाँ पे देखिए अगर नहीं घात लिखा है तो कितना होता है, 2 है, और हम लिखते भी नहीं है तो ये हो जाएगा, देखिए √9 × √2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब √9 को सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 लिख सकते हैं और इसे √2 इसी तरीके से, और देखिए 3 के घाते 2 और करणी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं और गुणे √2। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 3 के घाते 2/2, यानी कि 3 के घाते 1, यानी कि मान कितना आ जाएगा, 3, तो इसका मान आ गया 3। फिर 3 × √2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√2, 3 का गुणा √2 में होगा तो इसे इसी तरीके से लिख देंगे 3√2। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3√2। तो इस तरीके से अलग अलग करके करणी में अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो वही करणी दोनों को देते हुए अलग अलग गुणे के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए तीसरा नियम, नियम 3 है। तीसरा जो नियम है वह कहता है कि अगर भिन्न संख्या है करणी के अंदर, a/b अगर लिखा गया है करणी के अंदर और करणी की घात n है, तो अंश को आप n घात दे दीजिए करणी की, जो घात पूरे पे थी भिन्न पे, और वही घात आप हर को भी दे दीजिए, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब देखिए प्रश्न इसी पे आधारित बना हुआ है। करणी में लिखा गया है 12/121, इसे अब इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, करणी में 12 और बटे करणी में 121। अब देखिए करणी में 12 को क्या लिख सकते हैं, करणी में 12 को, अब 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और फिर अभी पिछले वाले नियम से आप अलग कर लीजिए। जब करणी में दो संख्याओं का गुणा होता है तो अलग अलग लेते हैं, तो √4 और गुणे √3। अब देखिए करणी में 121 को क्या लिख सकते हैं, करणी में 11 × 11, 121 11 का वर्ग होता है, तो इसे करणी का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, करणी में 2 के घाते 2 और गुणे √3, और यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर था और करणी की घात भी क्या थी, 2 थी, तो इस तरीके से ये 11 जो हो जाएगा वह करणी हट जाएगा। अब ये कितना हो गया, 2√3/11, ये मान आ जाएगा। इस तरीके से आसानी से इस नियम से अगर कोई भिन्न जो है वह करणी के अंदर है तो उसके अंशों और हरों को करणी की घात देके अलग अलग लिखा जा सकता है।
अब देखिए करणी के ही नियमों में नियम 4 आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए m घात की करणी लगी है, फिर n घात की करणी लगी हुई है और उसमें करणीगत संख्या लिखी गई है a। तो इसको लिखा जा सकता है m इंटू n घात की करणी और उसमें संख्या a। नियम क्या कह रहा है ध्यान से, अगर दो करणी लगी हुई है, किसी संख्या के ऊपर दो करणी लगी हुई हैं अलग अलग घातों की, तो उसको हम एक करणी में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों बस घातों को हमको गुणा करके एक घात बना करके एक घात की करणी को लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे m घात की करणी भी लगी थी, n घात की भी करणी लगी थी, तो अब इसको हमने एक करणी लगाया और करणी की घात में क्या लिख दिया, दोनों घातों का जो m घात की करणी थी और n m इंटू n घात की करणी अब हमने इस पे लगा दिया है। तो अब इसी पे आधारित प्रश्न देखिए, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, तो यहाँ पे दो करणी 24 पे लगी हुई है, का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24 मतलब घनमूल किसका, वर्गमूल 24 का। ठीक, तो इस तरीके से अब इसको यहाँ पे दो करणी लगी हुई है तो इसको एक करणी में कैसे बदल सकते हैं, दोनों करणी की घातों को गुणा कर दीजिए और उसी गुणा करने के बाद उसी घात की करणी आप एक लगा दीजिए। तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 6 घात की करणी 24 पे लगा दीजिए। तो इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये यही है। ये इसी तरीके से है, देखिए जैसे a की घात पे a के ऊपर घात 1/n लगा हुआ है। करणी का मतलब क्या होता है, 1/n का घात, और उसी तरीके से इस पे घात लगा हुआ है 1/m का घात। ठीक है, तो अब देखिए घात के ऊपर घात है तो घातांक के नियम से हम क्या कर सकते हैं, 1/n गुणे 1/m लिख सकते हैं a की घात में, और a की घात में ये क्या हो जाएगा 1/m इंटू n या n इंटू m कहिए, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, करणी में करणी की घात m इंटू n और फिर करणी में a। ठीक है, तो यही नियम कहता है, यही नियम देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो यह नियम भी याद रखिएगा, आप क्वेश्चन आप करोगे तो खुद ब खुद आपको रिमेम्बर रहेगा। अब देखिए नियम 5 क्या कह रहा है, अगर करणी के घात n है और संख्या जो है a है, n रूट a टू द पावर m है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको करणी में जो करणीगत संख्या है उसके घात में m लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, करणी की घात 4, करणी में 4 और पूरे के घात है 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान निकालते हैं तो ये इस नियम के अनुसार अगर पूरे करणी के ऊपर घात अगर जो m है तो उसे करणीगत संख्या के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है उसी के रूप में। ठीक है, तो ये जो 2 पूरे के घात के रूप में है वह करणीगत संख्या के घात के रूप में आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं करणी की घात 4 और करणी में 4 के घाते 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब फिर करणी की घात 4 और करणी में कितना हो जाएगा 4 के घाते 2 यानी कि 16। अब देखिए 4 घात है करणी की, फिर 16 को कितना लिख सकते हैं 2 का 4 बार गुणा। अब देखिए करणी की घात 4 और करणी में 2 के घाते 4। अब देखिए यहाँ पे करणीगत संख्या की जो घात है और जो करणी की घात है वह दोनों आपस में बराबर हैं, तो करणी यहाँ पे हट जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से यह नियम भी आप समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पूरे पे कोई घात लगी है, ठीक है, किसी संख्या के ऊपर करणी लगी हुई है और उस करणी की घात कुछ है, उस करणी के ऊपर कोई घात लगी हुई है, तो उस घात को क्या करते हैं हम संख्या के ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, अगला नियम है, यह है परमेयीकरण का नियम, किसी को सरल करने का नियम। ठीक है, तो जैसे देखिए अगर c, यह देखिए भिन्न रूप है c/a धन n करणी और करणी में b बराबर, यह किसके होता है, यह बराबर होता है
C बटे A धन N करणी B इंटू, अब इसी से ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। जो यहाँ पे देखिए बटे में A धन N करणी B जो लिखा हुआ है वह यहाँ पे गुणे के रूप में, तो इसको समझने का प्रयास करिए आप। कहीं पे अगर देखिए लिखा हुआ है C बटे A धन nth रूट ऑफ B, यानी कि B का nवां मूल, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको जो ये लिखा है वह आप लिखा रहने दीजिए और इसमें गुणा कर दीजिए। जो हर है उसी के चिन्ह को परिवर्तित करके उसी का गुणा ऊपर नीचे दोनों अंश और हर में दोनों जगह कर दीजिए, जिससे जो मान होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपको पता है कि किसी भी भिन्न में किसी संख्या का गुणा ऊपर नीचे अगर हम लोग कर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वही यहाँ इसको सरल करने के लिए क्या किया जाता है, अगर कहीं पे इतना लिखा हुआ है तो इसको सरल करने के लिए कहीं पे C बटे A धन nth रूट ऑफ B लिखा हुआ है, तो इसको बराबर लिखेंगे। यह बराबर होता है C बटे A धन nth रूट ऑफ B इंटू, अब चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, यही जो हर में है, यानी कि A माइनस nth रूट ऑफ B बटे A माइनस nth रूट ऑफ B, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर जैसे आपको प्रश्न दिया है कि 5 बटे 2 ऋण रूट 3 को हल कीजिए, 5 बटे 2 ऋण रूट 3 को हल कीजिए, अगर यही प्रश्न दिया गया है तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसको देखिए जो ये लिखा गया है उसको उसी तरीके से लिखा रहने दीजिए, और जो हर में है जैसे 2 रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ये जो हर में है इसी का चिन्ह परिवर्तित करके, यानी कि 2 धन रूट 3 का गुणा आप ऊपर नीचे कर दीजिए। देखिए यही यहाँ पे किया गया है, 5 बटे 2 माइनस रूट 3 गुणे 2 धन रूट 3 बटे 2 धन रूट 3, ये किया गया है। अब इसके बाद देखिए ऊपर तो ये जस का तस रह जाएगा और नीचे देखिए 2 रूट 3 गुणे 2 धन रूट 3 हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, एक ब्रैकेट में लिखा गया है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यह किसका फॉर्मूला होता है, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी कि कहीं पे अगर लिखा गया है 2 माइनस रूट 3 गुणे 2 धन रूट 3, तो इसको लिखा जा सकता है a की जगह देखिए है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस रूट 3 है b की जगह, तो रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 धन रूट 5 गुणे रूट 3, ये ऊपर अंश में हो जाएगा, हर में इतना हो जाएगा। अब देखिए अंश में कितना हो जाएगा 10 धन 5 रूट 3, और हर में देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो 4 माइनस 3। अब 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हर में बचा है 10 धन 5 रूट 3, तो 5 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा 2 धन रूट 3, यानी कि ये जो हो जाएगा यह इसका सरल वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए जहां पे हर में आपको रूट दिख रहा था और यह संख्या भिन्न के रूप में दिख रही थी, अब यही संख्या देखिए इस तरीके से हो गई, नॉर्मल रूप में आपको देखने को दो संख्याओं के योग के रूप में देखने को मिल रही है। तो यही इसका सरल रूप हो जाता है, ठीक है। तो इसको सरलीकरण परमेयीकरण भी बोलते हैं, परमेयीकरण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से यह जो नियम है 6, ये 6 नियमों पे मैंने आपको प्रश्न करा दिया यहाँ पे करणी के। उम्मीद है करणी आपको समझ में आया होगा। अब घातांक और करणी, यह पहला जो आपका टॉपिक था यह यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वह वर्ग वर्गमूल की अवधारणा और वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। इस पे उम्मीद है कि ये दोनों टॉपिक आपको ये जो पहला टॉपिक है ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। करणी और घातांक दोनों, कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी, समझ में आई, तो यस जरूर कमेंट करके लिखिएगा। यस आपको लिखना है, यस हाँ ये क्लास मुझे समझ में आई है। और इस क्लास को देखिए आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक देखिए शेयर करना है, कम से कम 5 खास मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए
ताकि आपके जो खास मित्र हैं वह भी क्लास से जुड़ पाएं, अच्छे से इसी तरीके से पढ़ते हुए वह भी आगे बढ़ पाएं, सिलेबस अपना कवर कर पाएं और सबसे अधिक मैथ में डर रहता है बैक में, वह डर खत्म हो पाए। मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे, इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोट्स के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, वहां पे आप बात करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या सीधे आपको केवल ऐप डाउनलोड करना है, ऐप में 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे इनरोल हो जाना है। बस इतना करना है, उस कोर्स को परचेज कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।